हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। जैसा कि आपको पता है कि बीते 2 सप्ताह में हम 2 एपिसोड आपके सामने लेकर आ चुके हैं और तीसरे सप्ताह में हर सप्ताह की तरह शनिवार को शाम को 7 बजे हम फिर से आ गए हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि बीते 1 हफ्ते में जो भी करंट अफेयर ऐसा रहता है जिसमें पॉलिटी से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं और पॉलिटी से जुड़ा हुआ कोई विशेष टॉपिक रहता है जिसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो हफ्ते भर का कंपाइलेशन आपके सामने आता है। इस वजह से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा में रहा है वो आप जान सकें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या रहा खास, कौन सी खबरों से कौन से टॉपिक निकलते हैं। सेफ हार्बर क्लॉज निकलता है, एक तो एएनआई से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता, इसके लिए एक सीआरपीसी की धारा 125 जो थी वो काफी चर्चा में थी, 125 है। फिर अनुच्छेद 131 और सीबीआई का क्या संबंध है और अनुच्छेद 131 आखिर जुड़ा किससे है, ये देखेंगे। फिर उसके बाद सीबीआई के लिए सामान्य सहमति सिद्धांत, यह सिद्धांत कहां से आया है और क्या होता है सिद्धांत, इसे समझेंगे। और उसके बाद पीरियड लीव पॉलिसी, ये चर्चा में अभी क्यों है और आखिर क्या विशेष इसमें है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो और उसके बाद लास्ट में मैं आपसे टेस्ट आपका लूंगा। हर टॉपिक पर कुछ सवाल भी पूछूंगा और उसके जवाब आप मुझे कमेंट करके देते जाइएगा। तो एक तरफ से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने बात की। हमारा पहला पॉइंट क्या था? सेफ हार्बर क्लॉज। तो देखिए अभी हाल ही में एएनआई ने विकिपीडिया पर मानहानि का केस कर दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय में। और यह मानहानि का जो केस किया है जिसमें उसका कहना है कि एएनआई के बारे में कुछ ऐसी बातें विकिपीडिया में दर्ज हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि गलत हैं, भ्रामक हैं और इससे लोगों को गलत महसूस होगा एएनआई के बारे में। तो एएनआई है क्या? एएनआई अपने आप में कह सकते हैं एक समाचार एजेंसी है और समाचार देने वाली एजेंसी के बारे में जब विकिपीडिया में कुछ ऐसी बातें निकलती हैं कि यह एजेंसी बायस्ड है या खबरों को मैनिपुलेट करके जाहिर करती है, इस वजह से एएनआई ने इस पर केस किया। तो इसकी वजह से एक क्लॉज सामने आया जो काफी चर्चा में रहा, सेफ हार्बर क्लॉज। तो ये है कहां से, किसके अंतर्गत आता है, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए विकिपीडिया के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है। पता रहे कि कब अस्तित्व में आया, जनवरी 2001 में आया। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर ने इसको बनाया था और इसका नाम विकिपीडिया पड़ा जो। तो यह विकिपीडिया क्या है? एक गैर लाभकारी संस्था विकिमीडिया द्वारा चलाया जाता है, जिसके लिए वेबसाइट क्या है, wikipedia.org। अब यहां पे एक बात स्पष्ट रखिएगा कि यह जो विकिपीडिया है, इस विकिपीडिया को हम कह सकते हैं कि ई ज्ञान कोश है, डिजिटल या ऑनलाइन ज्ञान कोश है। इस तरह से कह सकते हैं एक ज्ञान कोश होता है। ज्ञान कोश को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। अब इसी इंसाइक्लोपीडिया को विकी से जोड़ दिया गया है, यानी कि विकी प्लस इंसाइक्लोपीडिया से क्या बन गया? विकिपीडिया। तो विकी जो है, विकी का मतलब होता है तेज, बहुत तेज, और ये हवाई भाषा से जुड़ा हुआ है। तो यह हवाई भाषा का जो विकी शब्द है जिसका मतलब है बहुत तेज, और इंसाइक्लोमीडिया मतलब ज्ञान कोश। तो बहुत तेज जो ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी ज्ञान से जुड़ी हुई इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विकिपीडिया में। तो एक मुक्त ज्ञान कोश है जिसका मतलब क्या होता है कि यहां पर बहुत सारे विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर अलग अलग लेख मिल जाएंगे। बहुत सारी विषय विस्तार से जानकारी मिलेगी और यह फ्री है, इसके लिए पैसे नहीं देने हैं इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, इसको देखने के लिए। और बड़ी बात यह है कि इस पर जो जानकारी देता है वो कोई और भी दे सकता है। यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जानकारियां दर्ज हो रही हैं, लोग दर्ज कर रहे हैं। तो इसको समझेंगे आखिर ये मामला कैसा है और क्या है जो हमें जानना है। वो जानना है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब एएनआई ने विकिपीडिया पर केस किया है। तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के आधार पर ही केस हुआ है। तो कुछ ऐसे इसमें धाराएं हैं जो बताती हैं एक तरफ की विकिपीडिया के हित में है और कुछ धाराएं हैं जो एएनआई के हित में दिखाई देती हैं, और उन्हीं में आपस में फिर अंतिम रूप से निकलेगी बात कि कौन सी ज्यादा ठीक लगती है। अब यहां पे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया क्यों था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसलिए आया था जिससे कि जो भी आप देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, जब हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं तो वहां पर इसको भी विनियमित करने की आवश्यकता थी। यानी अदरवाइज क्या होता
साइबर सिक्योरिटी का खतरा था और बहुत सारे खतरे थे। तो उससे निपटने के लिए हुआ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, उन्हें विनियमित किया जा सके। तो यहाँ पे कुछ प्रावधान भी है, जैसे कि एक बड़ा प्रावधान है, इसकी धारा 69A यह कहती है कि सरकार के विशिष्ट शर्तों के तहत सार्वजनिक पहुंच से निम्न जानकारी को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो इनसे संबंधित हैं, तो सरकार के कहने पर ब्लॉक करना होगा, जैसे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का हित, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए उकसाने से रोकना। इन सब मामलों पे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यह जो सारे के सारे मुद्दे हैं जिस पर कि सरकार कह सकती है कि वो जानकारी ब्लॉक हो जाए, तो ये अभी चर्चा में क्यों थी? ये भी चर्चा में थी क्योंकि फेक न्यूज अभी काफी चर्चा में थी। तो फेक न्यूज को रोकने के लिए, फेक न्यूज कहीं ना कहीं भारत की रक्षा, सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ संबंध को प्रभावित करते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि धारा 69A में यह बात स्पष्ट है, आईटी अधिनियम में। अब हम आते हैं अभी के लिए कि अभी एक शब्द याद रखिएगा, मध्यस्थ। मध्यस्थ का यहां पर क्या मतलब है वो समझ लीजिए। विकिपीडिया एक मध्यस्थ के रूप में दिखाई देता है, यानी कि किसी ने सूचना वहां पर लिखी, वहां पर जानकारी लिखी और उसके बाद किसी और ने जानकारी को पढ़ा। तो जो विकिपीडिया था उसने वह जानकारी दर्ज नहीं की, वह बस एक मंच की तरह था जहां पर किसी ने जानकारी दी और जहां से किसी ने जानकारी पढ़ी। तो वह मध्यस्थ के रूप में जाना जाएगा और इसी मध्यस्थ की परिभाषा को आप यहां से समझ सकते हैं। इसी आईटी अधिनियम की धारा 2(1) में डब्ल्यू में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस रिकॉर्ड को प्राप्त करता है, संग्रहित करता है या प्रसारित करता है या उस रिकॉर्ड के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है, जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब होस्टिंग प्रदाता, खोज इंजन ऑनलाइन, भुगतान साइट, ऑनलाइन नीलामी साइट, ऑनलाइन बाजार स्थान और साइबर कैफे, ये सब मध्यस्थ के रूप में सामने जाहिर होंगे। ये सब मध्यस्थ हैं। तो विकिपीडिया भी क्या मध्यस्थ है? वो खुद से नहीं दे रहा है, खुद से वहां पे नहीं लिख रहा है। वह कहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, लिखते हैं और फिर उसको कोई पढ़ता है। तो अब यहाँ पे एनआई ने जो केस चलाया है, सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पर एक अधिनियम है, धारा 79। वह क्या कहती है कि मध्यस्थ को दायित्वों से छूट मिलेगी, यानी कि मध्यस्थ कौन है? यहाँ पे विकिपीडिया है। तो उसको क्या छूट मिल रही है? उसको छूट मिलेगी कि उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे 79 जो है धारा, वह तो विकिपीडिया के फेवर में दिखाई देती है कि अगर कोई उस पर डेटा दे रहा है, उस पर दर्ज कर रहा है जानकारी, तो उसके लिए जिम्मेदार यह नहीं होगा। सूचना, डेटा जो भी है अगर उसके प्लेटफॉर्म पे आती है, जिम्मेदार वह नहीं है, मध्यस्थ नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखिए, लेकिन तब कुछ कंडीशन है। कंडीशन सबसे पहली ये देखिए, जो धारा 79(2)(b) है वो क्या कहती है? वह यह कहती है कि जानकारी संशोधित नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि विकिपीडिया जानकारी संशोधित कर दे या कोई और भी मामला हो, उसमें जो भी मध्यस्थ की भूमिका में हो वह जानकारी ना बदल दे। फिर उसके बाद अब यहीं पे जो बात आ जाती है सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण की, वह भी देखने को मिलती है। अब सुरक्षित बंदरगाह संरक्षण का जो मामला है वो इसी प्रकार से कि एक और आवश्यकता यह है कि मध्यस्थ को मध्यस्थ दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता का पालन करना होगा। मतलब एक डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 जो नियम आए थे, जिसमें कुछ प्रावधान दिए गए थे, उन प्रावधानों का पालन करना होगा, जिसमें एक शिकायत निवारण तंत्र हो, निवासी शिकायत अधिकारी हो, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी है, एक नोडल संपर्क व्यक्ति हो। इन सब का होना जरूरी है। किसके पास? उस मध्यस्थ के पास, जैसे कि यहाँ पे इस केस में विकिपीडिया के पास होना जरूरी है। फिर देखिए इस धारा 79(3) में क्या कहा गया है? यदि मध्यस्थ सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा सूचित किए गए जाने के बावजूद संबंधित सामग्री को तुरंत हटा नहीं देता या उस तक पहुंच अक्षम नहीं करता, तो यह सुरक्षा लागू नहीं होगी। तो देखिए यहां पे एक तो है संशोधन वाली बात हो गई कि संशोधन नहीं करना है। दूसरा, अगर सरकार या सरकार कोई एजेंसी कहती है कि इसको अभी हटा दीजिए या इसको अभी पब्लिक मत करिए इस जानकारी को, तो अगर वह ऐसा नहीं करता है तो फिर उसको ये वाला जो है 79 धारा जो कहती है शुरुआत में कि भाई साहब उसको उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, तो यह उत्तरदायी नहीं मानने वाली छूट जो है या सुविधा जो है वो हट जाएगी। तो इसके लिए इन दोनों बातों का पालन करना जरूरी है। तो सुरक्षित बंदरगाह जो क्लॉज है, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, सेफ हार्बर पोर्ट, वो यही है
कि हमें 79 पता हो और 79 के बाद फिर हमें पता हो उसके अंदर 79 2B हो और 79 3। किस प्रकार से मध्यस्थ के लिए सुविधा है, तो सवाल इससे आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो आईटी नियम 2021 में आए थे, इसी से जुड़े हुए थे, उसमें नियम 7 में भी एक बात साफ साफ कही गई, यदि कोई मध्यस्थ इन नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो कानून के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा। तो हमने तो पहले ही बता दिए, दो बातें तो वो हो गई। इसके अलावा कुछ नियम में भी बातें हैं जो हमने यहां से कहा था कि ये 79 2B और 79 3 के अलावा यहां पर जो आचार संहिता है, यही नियमों की बात हो रही है, आईटी नियम 2021 की। अगर इसमें इन नियमों का पालन नहीं करता है तो फिर वह बचने वाला नहीं है, वहां पर वह दंड का पात्र हो सकता है। चलिए अब अगला देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 चर्चा में है। सीआरपीसी की जो धारा 125 है वो चर्चा में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और फैसले में यह कहा है कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें भरण पोषण का अधिकार है, और यही सीआरपीसी की धारा 125 के तहत यह तय हुआ कि जो गुजारा भत्ता है वह पति देगा तलाक के बाद। तो किस प्रकार से है उसको समझ लेते हैं पूरे मामले को विस्तार से। तो देखिए, जो सीआरपीसी की धारा 1973 है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, धारा नहीं मतलब धारा तो 125 है। तो इस धारा 125 के तहत यह बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दी है कि जो भरण पोषण का दावा कोई करना चाहे मुस्लिम महिला तो इस पे कर सकती है, अभी तक नहीं कर सकती थी क्योंकि इनके लिए कुछ अलग प्रावधान था, अलग कानून था। बाकी हर कोई कर सकता था, मुस्लिम महिलाओं के लिए यहां पर सुविधा नहीं मिल रही थी, तो वो अब सुनिश्चित हो गई है। तो यहां पर सीआरपीसी की धारा 125 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं सहित सभी महिलाओं पर लागू होती है, यह बात तो स्पष्ट हो गई। अब यहां पे देखिए, एक बात आती है कानूनी प्रावधान की सीआरपीसी की धारा 125 में, तो मैंने आपको बताया जो प्रावधान है कि गुजारा भत्ता मिलेगा सभी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को तो अब मिलेगा, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। अब ये जो है ये सीआरपीसी 1973 में धारा 125 में था ये प्रावधान। ये प्रावधान अब जो नया वाला जो संहिता है 1 जुलाई से जो लागू हुआ है, क्योंकि पुराना मामला था इसलिए सीआरपीसी के तहत फैसला आया है, लेकिन अब 1 जुलाई के बाद कोई इसी तरह का मामला आता है तो वह देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में धारा 144 के अंतर्गत देखा जाएगा। यहां पर यह वाला प्रावधान मिलेगा, धारा 125 वाला नए वाले में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 144 में, क्योंकि सीआरपीसी की जगह क्या ले रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो स्पष्ट रहेगा आपको कि नए वाला और पुराने वाले में अभी किसके अंतर्गत आया, पुराने वाले के अंतर्गत फैसला आया है। ठीक है, अब देखिए गुजारा भत्ता तो मिलेगा पति के साथ, अगर 3 तलाक हो जाता है तो उसमें मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता। लेकिन किस स्थिति में नहीं मिलेगा? स्थिति यह हो कि बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही हो, या फिर किसी और पुरुष के साथ रहती है, या फिर आपसी सहमति से अलग हुए हों, तो ऐसी स्थिति में गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अब बात आती है एक शाहबानो केस जानिए, क्योंकि अभी ये जो फैसला आया है इसे शाहबानो 2 नाम दिया जा रहा है। शाहबानो केस 1985 का था, जिसमें यह बात सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान ही कह दी थी कि मुस्लिम महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं उन्हें गुजारा भत्ता सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मिल सकता है। लेकिन उस दौरान बहुत सारे ऐसे संस्थाएं थी, बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। उस विरोध के बाद फिर देखने को मिलता है 1986 में एक कानून आता है, और 1986 में जब वह कानून आता है तो वह यह सुविधा जो सुप्रीम कोर्ट ने धारा 125 के तहत शाहबानों को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ते के हक दिया था, यह धारा 125 से फिर से मुस्लिम महिलाओं को अलग कर दिया जाता है इस कानून के माध्यम से। तो 1986 का यह जो कानून था यह था मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून, और इसकी धारा 3 में साफ साफ कह दिया गया कि जो मुस्लिम महिला है गुजारा भत्ता का प्रावधान उसमें लिख दिया कि इद्दत की अवधि तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा। तो अब यहां देखिए एक समय ऐसा था कि गुजारा भत्ता यह तय हुआ कि नहीं मिल रहा है, फिर वह गई, फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की 125 नंबर धारा से आपको मिलेगा, क्योंकि 125 के माध्यम से गुजारा भत्ता का प्रावधान है। लेकिन उसके बाद कानून बनता है और यह कहा जाता है कि उन्हें वहां पर नहीं मिलेगा वह अधिकार। कब तक मिलेगा? सिर्फ इद्दत की अवधि तक मिलेगा। तो इद्दत की अवधि तक मिलेगा मतलब कि पहले वाले मामले में क्या था कि जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है, लेकिन यहां पर क्या है कि मान लीजिए इद्दत की अवधि जो होती है कहीं कहीं पे आप 3 महीने यानी कि 90 दिन देखने को मिलेगी, और कहीं कहीं पे 130 दिन की मिलेगी। 90 दिन और 130 दिन अलग अलग जगह पर अलग अलग ये 2 तारीखें देखने को मिली हैं। आप चाहें तो एक बार कमेंट करके बता भी सकते हैं। अब यहां पे देखिए इद्दत की अवधि तो ठीक है 90 दिन या 130 दिन,
इसमें बात आती है कि इसके बाद फिर नहीं मिलेगा, जबकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था शाहबानो वाले मामले में वहां पर मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में चूंकि नया कानून जब संसद में बन गया तो अब जो फैसला आया है वह फिर से वही 1985 वाले कानून से मिलता जुलता आप देख सकते हैं कि वह अब फिर से धारा 125 के तहत स्पष्ट हो गया है कि मिलेगा गुजारा भत्ता जब तक शादी ना हो जाए। और इद्दत की अवधि आप क्या होता है, इद्दत क्या होता है ये समझ लीजिए। इद्दत की अवधि का मतलब है कि जैसे मान लीजिए तलाक हो गया है तो तलाक होने के बाद कोई महिला की जिम्मेदारी बनती है कि वह इद्दत की अवधि तक, जो मैंने आपको बताया 90 या 130, विवाह नहीं कर सकती है, या पति की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान भी वह विवाह नहीं कर सकती है। लेकिन इद्दत की अवधि तब भी समाप्त हो जाती है अगर मान लीजिए कि कोई महिला जो है वह प्रेग्नेंट है और बच्चा हो जाता है, उस दौरान उतने दिनों के अंदर बच्चा डिलीवरी हो जाती है, जैसे कि 30-40 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है तो इद्दत की अवधि वहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे में बहुत कम समय तक के लिए गुजारा भत्ता मिलता है तो ये चीज अब हट गई है। तो सीआरपीसी की धारा 125 क्या है पता रहे, और नए वाले में वो कितने में 144 में है ये भी पता रहे। अब उसके बाद देखिए सीबीआई के लिए सामान्य सहमति का सिद्धांत ये क्या है। दरअसल सीबीआई आया कैसे अस्तित्व में, इस बात को समझिए। जब ब्रिटिश शासन भारत में आया तो ब्रिटिश शासन में एक समय ऐसा आया जब सारी व्यवस्था ठीक ठाक बन गई थी और ब्रिटिश बहुत सारा मुनाफा कमा ही रहे थे, तो जो वहां पर अधिकारी थे ब्रिटिश शासन के भारत में, तो वो बहुत भ्रष्टाचार का काम कर रहे थे, घूसखोरी कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, अलग अलग तरीके से ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे थे। इससे कंपनी को या तो कहें ब्रिटेन की सरकार को नुकसान हो रहा था भारत में। तो ऐसे में इस नुकसान से निपटने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके। आज वही भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जो संस्था अस्तित्व में है भारत की आजादी के बाद, उसी को हम सीबीआई के नाम से जानते हैं। तो अब ये आपको याद रहेगा, नाम क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पे समझिए बात को, सीबीआई के लिए सामान्य सहमति के सिद्धांत से मतलब क्या है, हम वो समझते हैं। देखिए सामान्य सहमति के सिद्धांत सीबीआई के संदर्भ में हमें मिलता है सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा, इसी के द्वारा यह सीबीआई शासित होती है। तो इसी के अंतर्गत हमें यह बात समझ में आती है कि सीबीआई किसी भी राज्य में बिना अनुमति के, बिना राज्य की सहमति के जांच नहीं कर सकती है। अब ये बात समझिए आप बात को कि विशेष राज्य में अपराध की जांच करने से पहले राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करनी होगी। किसी भी विशेष राज्य, किसी भी राज्य में अगर वहां जानना चाहती सीबीआई और जांच करना चाहती है किसी केंद्रीय कर्मचारी के लिए मामले में, मान लीजिए जाना चाहती है करप्शन से जुड़े हुए मामले में, तो क्या करेगी कि वह राज्य से सरकार से सहमति लेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात अब बड़ी मजेदार है, वो मजेदार बात यह है कि जो डिफॉल्ट मूलतः ये माना जाता है कि किसी भी राज्य के द्वारा सहमति दे दी गई है, सामान्य स्थिति में सहमति दे दी गई है। अब इसका अर्थ यह हो गया कि पहले से ही सहमति सीबीआई के पास है तो सीबीआई जाएगी और जांच शुरू करेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए सहमति डिफॉल्ट तो है, लेकिन अगर राज्य सरकार ने मना कर दिया है तब फिर वहां पर सहमति लेनी होगी। तो राज्य सरकार अगर शुरू में सहमति नहीं भी दे रही तो डिफॉल्ट ये माना जाता है कि सहमति है, लेकिन अगर राज्य सरकार ने मना कर दिया तो फिर सहमति लेनी होगी। अब या तो सीबीआई खुद से जाना चाहती किसी मामले में जांच के लिए तो उसे सहमति लेनी होगी, या तो फिर राज्य सरकार के कहने पर वह सीबीआई आ सकती है और जांच कर सकती है, दोनों स्थितियों में। तो सहमति राज्यों के भीतर निर्बाध रूप से काम करने के लिए लेनी होगी। अब मान लीजिए कि सीबीआई ने किसी मामले में जांच करने के लिए सहमति राज्य सरकार से ले ली, तो उसे बार बार सहमति लेने की जरूरत नहीं है। एक बार उसने सहमति ले ली, अब उस मामले से जुड़ी हुई जितनी भी उसे जांच करनी होगी वह आकर उसमें जांच कर सकती है, बार बार उसे सहमति लेने के लिए नहीं आना होगा। ये बात स्पष्ट है। अब ये बात भी स्पष्ट रखिएगा कि मान लीजिए किसी मामले में सहमति राज्य सरकार ने दे दी और उसके बाद फिर होता यह है कि सहमति राज्य सरकार एक समय के बाद बोल देती कि अब हम सहमति नहीं देंगे, तो वह हम सहमति अब नहीं देंगे उस मामले में जो आगे के मामले हैं या आगे कोई मामला आता है, आगे कोई इश्यू होता है उसके लिए। लेकिन जिस पर सहमति एक बार राज्य सरकार ने दे दी है तो उसके लिए सीबीआई जा सकती है। अब यहां पे देखिए, तो ये सहमति की बात हो गई, सामान्य सहमति का एक सिद्धांत हो गया जिस पे हमने चर्चा कर ली। नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है किसी मामले में, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए सीबीआई के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। सामान्य सहमति के सिद्धांत तो आप समझ गए हैं, सहमति लेनी पड़ती है क्यों, और राज्य सरकार के माध्यम से लेना जरूरी है, इसमें कोई वो नहीं, रोक वो नहीं है ये बात भी। अब देखिए बात वही थी कि मामला भी पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह बात तय हुई
जो सीबीआई है और सीबीआई के अलावा जो वेस्ट बंगाल है, उनके बीच में सीबीआई को लेकर के तनातनी ये हुई कि वह जांच करना चाहती थी और राज्य सरकार की सहमति उसमें नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल ने ही कहा कि हमारी तरफ से सहमति नहीं है, लेकिन ये फिर भी ऐसा आना चाहते हैं, जबकि सामान्य सहमति का सिद्धांत यही कहता है कि बिना सहमति के वो नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में यह केंद्र बनाम राज्य मामला, संघ बनाम राज्य मामला बन जाता है। जबकि जो सीबीआई की तरफ से बात कही गई, यह कही गई कि यह संघ बनाम राज्य मामला है ही नहीं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सुनिश्चित कर ली कि इस मामले को हम लेंगे और इसे हम स्वीकार करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार किया है। अभी इस पर बहस होगी, आगे जो भी मुद्दा है, जो भी निर्णय है, वो आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम सामान्य सहमति का सिद्धांत समझ गए हैं। सीबीआई को थोड़ा सा जान लेते हैं कि आज सीबीआई को जिस रूप में हम देखते हैं वह 1963 में उस रूप में आई है, इस रूप में आई है जिसे हम जानते हैं। और यह किसके द्वारा शासित होती है? दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के द्वारा शासित होती है, अभी हमने पहले ही बताया था। अब यह किस समिति के आधार पर आई है? भ्रष्टाचार निवारण पर जो संथानम समिति है, उसके आधार पर अपने इस अस्तित्व में आई है, जिस अस्तित्व में आज हम उसे जानते हैं। अब उसके अलावा काम वही है जो मैंने आपसे कहा, सार्वजनिक मामले क्षेत्र के जो उपक्रम है, निगम है, भारत सरकार के स्वामित्व नियंत्रण वाले जो निकाय हैं, जो भारतीय सरकार के अधिकारी हैं, उन सब पे जांच करने के लिए। अब चाहे वह भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ है, चाहे आर्थिक अपराध है, आर्थिक कानून से संबंधित कोई अपराध है, जैसे कि बहुत तरह के अपराध हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। ठीक है, इन सारे नियम हैं, जैसे विदेशी मुद्रा नियम है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, तो बहुत सारे मामलों में जांच हो सकती है। अब यहाँ पे बात आती है, ये स्पष्ट रहिएगा कि हम अगले जो टॉपिक पे आए हैं, इसका कनेक्शन उसी से है। मैंने आपसे क्या बताया था कि मामला गया था, इसी सामान्य सहमति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट ने गया और वह मामला अभी स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें आगे बहस चलेगी, आगे फैसला आएगा बाद में। लेकिन वह किस आधार पर मामला स्वीकार किया गया, वह आधार क्या है जिसके आधार पर मामला स्वीकार हुआ है? वह यही है अनुच्छेद 131 और सीबीआई का संबंध। वही हमने वापस आ गए, वो जो सीबीआई का मसला था इस टॉपिक में वही है, उसी के आगे का अपडेट है। अब जो मैं बता रहा था उसी कहानी को आगे समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस मामले को किसके तहत स्वीकार कर रही है? मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार के तहत। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास बहुत सारे अधिकार है, जैसे कि सलाह देने का अधिकार है उसके पास अपील का अधिकार है, उसके पास अपील कोई कर सकता है, उसके पास आरंभिक यानी कि मौलिक क्षेत्राधिकार है। अब मौलिक और भी है, बहुत सारे अधिकार हैं। अब यहां पे देखिए अनुच्छेद 131 पे आते हैं। यह अनुच्छेद 131 का सीधा संबंध है मौलिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार से, सुप्रीम कोर्ट के। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि वह कोई भी ऐसा मामला है जो विधि से जुड़ा हुआ है, विधि की व्याख्या करने से जुड़ा हुआ है, या तो विधि की व्याख्या के यानी कि अर्थ के विस्तार से जुड़ा हुआ है, उसका यहां पे स्वीकारोक्ति होती है, स्वीकार किया जाता है इस आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो यह मामला किन किन के बीच हो सकता है? वह हो सकता है 3 स्थितियों में, या तो एक या एक से अधिक संघ के जो राज्य हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, भारत सरकार और किसी राज्यों एवं दूसरी और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच। तो ठीक है, अब एक तरफ हो गया भारत सरकार और दूसरी तरफ हो गया कोई एक राज्य, से मान लीजिए भारत सरकार बनाम मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश प्लस यूपी प्लस गुजरात, ऐसे करके हो गया, उदाहरण के लिए है। फिर उसके बाद दूसरा है भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों एवं दूसरे एक से अधिक राज्य अन्य राज्यों के बीच। मान लीजिए कि ऐसा भी हो कि 3 के बीच में विवाद हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो हो कि 2 राज्यों के बीच में ही विवाद हो, एक तरफ भारत है, एक तरफ एक राज्य है, एक तरफ एक राज्य है, तो ये हो गया। या तो फिर राज्य आपस में भिड़ रहे हैं, अलग अलग स्थिति ये बन सकती है। तो तीनों स्थितियां आपके पास स्पष्ट है। अब यहां पे देखिए, इस पर क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि कहीं पर भी कानूनी मसला व्याख्या का हो या अर्थ के विस्तार का हो जिसमें ये आपस में भिड़ रहे हैं, तो मामला अपने मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या अपीली अधिकार के अंतर्गत या प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत, अपीली नहीं, प्रारंभिक अधिकार के या आरंभिक अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। और उसके आधार पर यहां पे देखिए, इसको मत काउंट कर लीजिएगा, जो अनुच्छेद 262 है, जो अंतर्राज्यीय जल आयोग संबंधी मामला है, उसको इसके अंतर्गत अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार में नहीं शामिल करेगा। और इसी तरह के कुछ और हैं, लेकिन मुख्य ये 3 कैटेगरी आप ध्यान रखिएगा, ये शामिल होंगे। कुछ विवाद हैं, जैसे एक अपवाद ये है। अब यहां पे अगली बात आती है पीरियड लीव पॉलिसी की। अब पीरियड लीव पॉलिसी समझ लीजिए मामला क्या है। दुनिया भर के कई देशों में जो
मासिक धर्म जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, एक प्राकृतिक स्थिति है, दुनिया भर की सभी महिलाओं के साथ यह स्थिति आती है, खास समय के लिए आती है। तो इस दौरान कार्यस्थल पर या तो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं महिलाएं, वहां पर कुछ उनको छूट मिल सके, कुछ सुविधा मिल सके, उस प्रकार की सुविधा कहते हैं एक पीरियड लीव। तो उससे जुड़ी हुई पॉलिसी की बात चर्चा भी चल रही है, चर्चा की बात है, अभी पॉलिसी आई नहीं है। तो यह पीरियड लीव जो है अलग अलग देशों में दिया जा रहा है, भारत में भी कुछ राज्यों में यह प्रयास हुआ है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मामला आया कहां से, पीरियड लीव पॉलिसी का। तो पीरियड लीव पॉलिसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप पीरियड लीव को लेकर के परामर्श करें अन्य राज्यों के साथ या अन्य पक्षों के साथ में, और एक मॉडल बनाएं, मासिक धर्म अवकाश से संबंधित मॉडल बनाएं या एक पॉलिसी बनाएं, जिससे एक मासिक धर्म अवकाश महिलाओं को प्राप्त हो सके। लेकिन बात यहां पे आती है कि जो प्रधान न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ हैं, और उसके अलावा जस्टिस JB पार्डीवाल हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, इनकी पीठ ने यह मुद्दा जो था इस पर खुद ही कुछ ना कुछ अपने आप से क्यों नहीं कहा, सिर्फ निर्देश दे दिया कि आप इस पे काम करें। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि अदालत इस पर विचार करे, यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि महिलाओं को ऐसी छुट्टी देने के संबंध में अगर अदालत निर्णय लेती है तो माहौल प्रतिकूल हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है और उसे लगता है कि मुझे महिलाओं को पीरियड लीव देनी पड़ेगी, यानी कि अगर वह पुरुषों को रखता है तो हो सकता है कि वह जितने 24 दिन अगर ऑफिस आना है तो 24 के 24 दिन आएगा, लेकिन महिला को रखेगा तो पीरियड लीव देनी पड़ेगी, वह 23 दिन आएंगी। तो ऐसी स्थिति में वह शायद बायस हो सकता है, वह सोचेगा पुरुष को रख लेते हैं। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि कुछ ऐसे प्रावधान आपस में सरकार निर्णय ले, अन्य राज्यों से निर्णय ले, कुछ विशेषज्ञों से ले, और फिर उसके बाद बनाएं क्या मॉडल हो सकता है। हम इस पर निर्णय नहीं देंगे, हमारा इस पर बोलना ठीक नहीं होगा। तो देखिए दुनिया भर में ऐसा नहीं कि भारत के में अभी ये चर्चा चल रही है पॉलिसी की, भारत में तो अभी चल रही है, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में दी जा चुकी है। जो सबसे पहला देश है वह स्पेन है, जहां पे सबसे पहली बार किसी देश में मासिक धर्म अवकाश यानी कि पीरियड लीव दी गई है। अब पीरियड लीव देखिए दो तरह की हो सकती है, या तो कार्यस्थल में या तो शिक्षण संस्थान में जो विद्यार्थी महिलाएं हैं वो, उन्हें भी मिल सकती है। अब यहां पे देखिए स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जाम्बिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम, ये सब क्या है? दक्षिण कोरिया 2 बार आ गए, ये सब वो देश हैं जहां पर पीरियड लीव दी जा चुकी है। स्पेन सबसे पहला है, और यहाँ पे देखिए यह यूरोपीय देश है, महिला कर्मचारियों को उसने वेतन देना शुरू किया था, और प्रतिमाह 3 दिन का वेतन। अभी हमारे देश में 1 दिन की वेतन की बात चल रही है। अब यहाँ पे देखिए मासिक धर्म अवकाश बाद में देखिए बढ़ भी गया है। अब यहाँ पे भारत की बात करें तो भारत में कुछ कंपनियों ने, भारत सरकार ने तो नहीं, कुछ कंपनियों ने मासिक अवकाश पर लीव देना शुरू किया है। शुरुआत में जोमेटो ने शुरू किया था। अभी इस वक्त आप जिस प्लेटफॉर्म में है दृष्टि IAS, यहां पर भी महिलाओं को जो कार्यस्थल है वहां पर भी पीरियड लीव मिलती है। इसके अलावा बात करें पीरियड लीव को लेकर के तो भारत में कुछ राज्य हैं जिन्होंने यह प्रयास शुरू किया है, जैसे कि बिहार है और केरल है। और बिहार तो पहला ऐसा राज्य है जिसने पीरियड लीव देने का प्रयास किया अपनी तरफ से 1992 के दौरान, और उसके बाद केरल ने कुछ समय पहले हाल ही में घोषणा की है पीरियड लीव के लिए। अब यहां पे देखिए राज्य के जो उच्च शिक्षा विभाग है, जो विश्वविद्यालय है वहां पे हैं, जो छात्राएं हैं, उन्हें मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा, यह केरल ने अपने घोषणा में कहा था, और बिहार ने तो 1992 में पेश कर दिया था महिला कर्मचारियों के लिए। लेकिन अभी कई राज्य बचे हैं, तो देश के स्तर पर भारत सरकार कुछ कदम उठाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। आने वाले समय में अब देखते हैं क्या निर्णय निकलता है, आने वाले समय में उस आधार पर बातें पता चलेंगी, जो अपडेट होगा। लेकिन अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं। जितना हमने आज डिस्कशन किया है, कुछ सवाल उससे महत्वपूर्ण बन सकते हैं, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। आप जवाब देते जाइएगा, कमेंट करके बताते जाइएगा। अब देखिए पहला नंबर सवाल है, नंबर आपके सामने डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सेफ हार्बर क्लॉज का संबंध किससे है? IT अधिनियम, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, या इनमें से कोई नहीं? तो अब आप ये मुझे बताइएगा सेफ हार्बर क्लॉज का संबंध किससे है, कमेंट करके। अगला देखिए कि हाल ही में CRPC की किस धारा के अंतर्गत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का गुजारा भत्ता एक अधिकार के रूप में सुनिश्चित किया गया है? 125, 131, 144 या 160?
सीआरपीसी की धारा बतानी है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था। ये हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है। तो सवाल नंबर 2 है, जवाब देके बताइए दूसरे नंबर सवाल का जवाब क्या है। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल या प्राथमिक क्षेत्राधिकार की शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, जिसे मैंने आरंभिक क्षेत्राधिकार भी कहा था। तो 121, 131, 144 या 125, तो किस अनुच्छेद में है का मतलब समझ रहे हैं ना, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो हमने इस पर चर्चा की है, तो यकीनन आपको जवाब पता होगा, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल देखिए, मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य है, कौन सा है? बिहार है, केरल है, गुजरात है, या इनमें से कोई नहीं? तो अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। ये सवाल नंबर 4 है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय पर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुलाकात हमारी लंबी चलेगी जब तक परीक्षा और सफलता आपके सामने ना आ जाए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।